हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अशोक जोशी स्वागत करता हूं। पिछली वीडियोज में हमने प्रधानमंत्री जी के बारे में जाना, आज हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमें पता है कि जो हमारी संसद है, संसद के दो महत्वपूर्ण जो है सदन होते हैं और साथ ही साथ तीसरे जो महत्वपूर्ण अंग है वह राष्ट्रपति जी है। तो हमारी जो संसद है वह तीन अंगों से मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा हमारे संसद के दो महत्वपूर्ण सदन है। राज्यसभा उच्च सदन, क्योंकि एक स्थायी सदन है, विघटन नहीं हो सकता है। और लोकसभा एक जो है निम्न सदन, लोअर हाउस, क्योंकि विघटित हो जाती है, विघटन कर सकते हैं 5 साल में या 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति जी विघटन कर सकते हैं मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। और साथ ही राष्ट्रपति हमारी संसद के तीसरे महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। तो आज राष्ट्रपति जी के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति पद का प्रावधान दोस्तों आर्टिकल 52 में मिलता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान। और भारत के प्रथम नागरिक, भारत के पहले नागरिक जो है राष्ट्रपति कहलाते हैं। राष्ट्रपति भारत के पहले नागरिक होते हैं और राष्ट्राध्यक्ष के रूप में वह जाने जाते हैं, राष्ट्राध्यक्ष के रूप में वह कार्य करते हैं। और नाममात्र की कार्यपालिकीय शक्ति उनके पास होती है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिकीय शक्ति प्रधानमंत्री जी के पास निहित होती है। साथ ही हमारे संसद के अभिन्न अंग, जैसे कि अभी मैंने बताया, और भारतीय संविधान का जो भाग 5 है वह संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में ही राष्ट्रपति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमें देखने को मिलते हैं। आगे हम बढ़ेंगे और राष्ट्रपति जी के निर्वाचन पर बात करेंगे कि किस प्रकार से उनका इलेक्शन होता है। तो दोस्तों, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह इनडायरेक्ट फॉर्म अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष मतलब जिसमें आम जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल होता है। इस निर्वाचन मंडल का जो जिक्र है वह हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में मिलता है। और इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं? तो वह होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के जो दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, उसके निर्वाचित सदस्य जो चुने गए हैं, लोगों के द्वारा भेजे गए हैं इन दो सदनों में। तो जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा जो दो सदन है इसके निर्वाचित सदस्य। तो लोकसभा में तो प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जो है सदस्य जाते हैं, चुने जाते हैं। और राज्यसभा का भी जो चुनाव है राज्यसभा सदस्यों का, वह भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। साथ ही राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के जो है निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ जो हमारे संघ शासित प्रदेश है अर्थात केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी, तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति जी का निर्वाचन मंडल है आर्टिकल 54 में। और कौन कौन सम्मिलित है? तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और साथ ही जो केंद्र शासित प्रदेश हमारे दो है, दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों, 8 केंद्र शासित प्रदेश है और उनमें से 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी। लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सदस्य नहीं लेते हैं राष्ट्रपति जी के निर्वाचन में भाग अभी। और जो ये दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्यों को, यहाँ की विधानसभाओं को किस संशोधन के तहत सम्मिलित किया गया, कब किया गया? तो वो है 70वां संविधान संशोधन 1992। तो जो 70वां संविधान संशोधन हमारा 1992 में हुआ, इसके तहत दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को सम्मिलित किया गया राष्ट्रपति जी के निर्वाचन मंडल में। आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, अर्थात किस प्रकार से चुनाव होता है, किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो हमें पता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन जो प्रणाली अपनाई जाती है निर्वाचन की, उसे कहते हैं समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व। समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो किस प्रणाली से? समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसे थॉमस हेयर पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और न केवल राष्ट्रपति, बल्कि राष्ट्रपति के अतिरिक्त उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के जो सदस्य है, जो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद के सदस्य, उनका निर्वाचन भी जो है इस जो है प्रणाली के माध्यम से होता है, समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अर्थात एक प्रकार से मत पत्र के माध्यम से होता है। और इसमें जैसे कोई 3 कैंडिडेट उठे हुए हैं, तो आमतौर पर जब हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन में हम 3 में से एक को चुनना होता है, हमें
एक को जो है वोट देना होता है। लेकिन यहाँ फॉर एग्जाम्पल यह 3 कैंडिडेट जो है उठे हुए हैं, 3 कैंडिडेट फॉर एग्जाम्पल उनका नाम हमने लिख दिया, ऋषिका, अनामिका और पारस। तो इसमें दोस्तों जो हमारे निर्वाचन मंडल होगा तो वह इन तीनों मेंबर्स को उसने वोट देने हैं। तो फिर किस प्रकार से तय होगा कि वही जो है कौन जीता, कौन उम्मीदवार को जो है ज्यादा वोट मिले। लेकिन तीनों को तो वोट देना है, लेकिन उसमें वरीयता अर्थात वह अपनी प्रायोरिटी से देंगे वोट कि वह पहले नंबर पर किसको चाहते हैं, दूसरे नंबर पर किसको चाहते हैं, तीसरे नंबर पर किसको चाहते हैं। तो यही है समान अनुपातिक अर्थात सबको देना। कि जैसे उन्होंने कह दिया कि ये 3 कैंडिडेट राष्ट्रपति के लिए उठे हुए हैं, तो जो है उन्होंने कह दिया कि पहले नंबर पर मैं ऋषिका को चाहता हूं कि जो है यह जो है राष्ट्रपति बने, दूसरे नंबर पर हम चाहते हैं कि भाई जो है अनामिका बने और तीसरे नंबर पर पारस बने। तो इस प्रकार से यही जो है हमारा समान अनुपातिक जो है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व अर्थात समान अनुपात में। और जो है लास्ट में जब काउंटिंग होती है मतदान का, तो उसके बाद जो है जिसको कम मिलेंगे उसको जो है साइड कर देंगे, तो उसके जो वोट है वो इधर जो है ट्रांसफर हो जाएंगे अन्य जो है मतदाताओं को। तो इसी को कहते हैं संक्रमण, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो यही हमारा समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इस माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार आ भी रखा है और इसका हमने हल्का प्रैक्टिकली एग्जाम्पल भी देखा। आगे हम देखेंगे दोस्तों राष्ट्रपति जी के निर्वाचन में हमें पता है कि राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दोनों सदनों के जो है निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और साथ ही जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पुदुचेरी वहां की विधानसभाओं के। तो इसमें जो है एक जो है एमएलए के वोट की वैल्यू काउंट होती है। तो एक एमएलए की जो वोट की वैल्यू होती है वो होती है कि राज्य की जो कुल जनसंख्या है, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या। तो राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है उसको जो है भाग दे देंगे कि राज्य विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या, जितना नतीजा आएगा उसको 1000 से भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से एक एमएलए की वोट की जो है हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमें स्पष्ट हो रहा है कि जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां के एमएलए की वोट की वैल्यू ज्यादा होगी, जैसे यूपी है। और एक एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो जो है सभी राज्यों के एमएलए की वोट की वैल्यू, सभी राज्य जो 28 के 28 राज्य है, जितने भी राज्य भाग ले रहे हैं, तो सभी राज्यों के एमएलए के वोट की वैल्यू जितने भी भाग ले रहे हैं उनके निर्वाचन में, और बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कि संसद के दोनों सदनों में कितने निर्वाचित सदस्य हैं, तो उससे भाग देने पर एक एमपी के वोट की वैल्यू निकलेगी और दोनों को काउंट होकर फिर जो है हमारा अंत में परिणाम निकलता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी या पात्रता होनी चाहिए। दोस्तों जो हमें योग्यता है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की वह अनुच्छेद 58 में मिलती है, और राष्ट्रपति के उम्मीदवार को की जो आयु है वह 35 वर्ष या 35 प्लस 35 से अधिक हो, वह राष्ट्रपति बनने के योग्य है, उम्मीदवार के योग्य है। साथ ही किसी भी लाभ के पद पर न हो, किसी भी जो है लाभ के पद पर न हो, सरकारी या जो अन्य है, और साथ ही लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, अर्थात लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। साथ ही जो उम्मीदवार है उस उम्मीदवार के पक्ष में हमारे संसद के सदस्यों में से, संसद के दोनों सदनों में से जो है कुल मिला के 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। उम्मीदवार जो राष्ट्रपति के लिए उठ रहा है, जैसे मैं उठ रहा हूँ फॉर एग्जांपल, 35 वर्ष मेरी आयु है, भारत का मैं नागरिक हूँ, किसी लाभ के पद पे नहीं हूँ। इसके अतिरिक्त मुझे संसद के जो दोनों सदन है या फिर किसी भी सदन से मेरे पास जो है मेरे समर्थन में 50 प्रस्तावक होने चाहिए कि जो कहे कि जो है यह व्यक्ति राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़ा होना चाहिए। और 50 प्रस्तावक के बाद अनुमोदक उन्हें कहेंगे कि जो उन 50 प्रस्तावकों का समर्थन करे कि बिल्कुल हमारा इन प्रस्तावकों के साथ समर्थन है। तो यह संसद के दोनों सदनों से या संसद से के जो है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों, आप बने रहिए। दोस्तों राष्ट्रपति जी के पास कई जो है हमारी शक्तियां रहते हैं, हमें पता है कार्यपालिका की। और जैसे उनकी यदि हम देखें कि जो शक्तियां है विधायी शक्ति, तो विधायी शक्ति अर्थात जो है वह संसद के एक अभिन्न अंग है।
तो यह उनकी विधायी शक्ति है। साथ ही जो है वह संसद के सत्रों को जो है बुलाते हैं। साथ ही साथ संसद के सत्रों का सत्रावसान अर्थात संसद के सत्र की समाप्ति की अधिसूचना जारी करते हैं। यह भी उनकी विधायी शक्ति है। साथ ही यदि हम थोड़ा कार्यपालिका की शक्ति पर बात करें तो जो कार्यपालिकीय शक्ति या कार्यकारी शक्ति जो है उनकी है, तो कार्यकारी शक्ति में यदि देखें तो जैसे जो तमाम महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर वह नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री जी की, मंत्रिपरिषद की, वित्त आयोग के अध्यक्ष की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, तो यह उनकी जो है तमाम जो है कार्यपालिकीय शक्ति है। आगे जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं उनको डिटेल्स में देखेंगे। जैसे राष्ट्रपति जी की वित्तीय शक्ति, तो वित्तीय शक्ति क्या है कि जैसे जो धन विधेयक है, तो जो धन विधेयक है वो हमारा लोकसभा में राष्ट्रपति जी की ही पूर्व सहमति से, पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। आगे दोस्तों जो आकस्मिक निधि है, तो कंटिजेंसी फंड इसको कहते हैं, तो आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में इसका जिक्र मिलता है। यह राष्ट्रपति के ही नियंत्रण में होती है, जो आपात स्थिति में या फिर जो है आकस्मिक रूप से जो खर्च की जाती है जिससे धन निकाला जाता है। साथ ही आर्टिकल जो 112 है, अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति जी हर साल जो है प्रत्येक जो है वर्ष के प्रारंभ में वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित करते हैं सरकार को। तो वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट को ही वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, तो इसको पेश करने के लिए निर्देशित करते हैं। तो बजट शब्द हमारे संविधान में नहीं मिलता है, उसको जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जो है उल्लेखित किया गया है। तो यह राष्ट्रपति जी की वित्तीय शक्तियां हैं। आगे हम देखेंगे राष्ट्रपति जी की न्यायिक शक्तियां। दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट है, इनको डिटेल्स में हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति जी की जो न्यायिक शक्तियां हैं, तो जैसे आर्टिकल जो हमारा अनुच्छेद 72 है, तो राष्ट्रपति जी के पास क्षमादान की शक्ति, क्षमादान जैसे किसी जो है कोई अपराधी है, किसी ने बड़ा अपराध कर रखा है, उसको क्षमा कर सकते हैं, उसकी जो है सजा को कम कर सकते हैं। और गृह मंत्रालय की सिफारिश पर, ये भी याद रखेंगे हम कि गृह मंत्रालय की सिफारिश पर या गृह मंत्रालय की सलाह पर जो है गृह मंत्रालय की जो है सलाह पर वो जो है क्षमादान करते हैं। गृह मंत्रालय उनको कहीं ना कहीं एक प्रकार से एडवाइजरी या जो है उनकी जो है मार्गदर्शन का कार्य करता है। तो आर्टिकल जो है 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 143, यह राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। यह भी उनकी कैसी शक्ति है, न्यायिक शक्ति। 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन वह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, वहां की न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी की एक न्यायिक शक्ति है। आगे हम देखेंगे सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। तो जो है राष्ट्रपति जी हमारी जो तीनों सेनाएं है, जल, थल और वायु सेना, तो इनके कमांडर होते हैं। कई बार एक क्वेश्चन आ रखे, राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं के जो है अध्यक्ष होते हैं, या यूं कहिए प्रमुख होते हैं, या फिर यूं कहिए कमांडर होते हैं। तो यह उनकी सैन्य शक्ति है। और किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, या शांति की घोषणा वह भी राष्ट्रपति करते हैं। तो युद्ध और शांति की घोषणा भी राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। आगे हम देखेंगे दोस्तों राष्ट्रपति जी की आपातकालीन शक्तियां काफी इंपॉर्टेंट है। तो इमरजेंसी, 3 प्रकार की इमरजेंसी का जिक्र हमारे भारतीय संविधान में मिलता है, और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक, तो 352 से 360 तक 3 प्रकार के जो है हमारे आपातकाल है। और जो वो 3 प्रकार के जो है हमारे आपातकाल हैं, आप देख सकते हैं कि वह 3 प्रकार के जो हमारे आपातकाल है वह कौन कौन से। 352 से 360 तक जिक्र मिलता है, वह है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जो कि हमारा राज्यों में लगता है, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र मिलता है, जैसे युद्ध वाली स्थिति, या फिर कोई बाह्य आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह, जो है हथियारों के साथ देश के भीतर कोई विद्रोह वगैरह हो रहा है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल जो है लागू कर सकते हैं, उसकी घोषणा कर सकते हैं। 352 के तहत राष्ट्रपति के पास जो है इन तीनों आपातकालों को लगाने की शक्ति है। 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 के तहत लगता है राज्य में जैसे संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, तो उस स्थिति में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, या साथ ही यदि जो है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों को राज्य लागू नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन वो जो मैंने कहा कि संघ के द्वारा दिए गए निर्देश, उसके लिए जो है हमारा जो आर्टिकल है वह 365 है। 356 संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर
राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल, जैसे कोई जो है वित्तीय साख पे जो है हमारी कमजोर हो रही है, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो रही है, तो इस स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और जो तमाम पद है, संवैधानिक पद या जो बड़े बड़े पद, उनकी भी सैलरी घटाई जा सकती है। आगे हम देखेंगे दोस्तों राष्ट्रपति की वीटो पावर, काफी इंपॉर्टेंट है वीटो। और वीटो का अर्थ क्या होता है, अनुच्छेद 111 में इसका जिक्र मिलता है। तो राष्ट्रपति जी की वीटो शक्ति, वीटो का अर्थ होता है दोस्तों रोकना, रोकना। तो इसमें जो है कोई विधेयक जब राष्ट्रपति जी के पास जाता है तो वह उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। तो यही वीटो पावर है, अर्थात रोकना। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की जो है वीटो पावर से संबंधित है। और 3 प्रकार की वीटो का जिक्र मिलता है हमें, और वह कौन कौन है, तो जैसे एक है एब्सोल्यूट वीटो, आत्यांतिक वीटो कहते हैं इसमें, कि इसमें कोई विधेयक जब राष्ट्रपति जी के पास जाता है तो वह उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, अर्थात अस्वीकृत कर देंगे या कर सकते हैं, यह उनके पास पावर है। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, इसको सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, निलंबनकारी, कि इसमें कोई विधेयक है तो उस विधेयक को वह पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, पुनर्विचार। लेकिन जो है धन विधेयक, ये इंपॉर्टेंट है कि धन विधेयक जो हमारा है मनी बिल, तो धन विधेयक में वह इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते, धन विधेयक को नहीं लौटा सकते पुनर्विचार के लिए, क्योंकि धन विधेयक तो उनकी पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, जैसे हमने पढ़ा था। आगे है दोस्तों जेबी वीटो, या इसे पॉकेट वीटो कहते हैं। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति न उस पर सहमति देते हैं न असहमति देते हैं, अर्थात अनिश्चित काल के लिए जो है उसे अपने पास लंबित कर देते हैं और बाद में वो लैप्स हो जाता है हमारा। तो इस प्रकार से अनिश्चित काल के लिए अपने पास लंबित कर देना, तो यह है राष्ट्रपति जी की वीटो पावर। आगे हम बढ़ेंगे और जेबी वीटो के बारे में जैसे हमने जाना कि किसी को जो है लंबित कर देना अपने पास किसी विधेयक को, उस पर न स्वीकृति देना न अस्वीकृति देना। और इसका जो प्रयोग है यह सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, तो ज्ञानी जो है जेल सिंह द्वारा किया गया था। और किस विधेयक के संबंध में, तो डाक संशोधन जो अधिनियम हमारा 1986 है, इसके संबंध में किया था। आगे हम देखेंगे जो संविधान संशोधन जो है विधेयक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, अनुच्छेद जो है 368 के तहत हमें बताया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। तो राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को भी जो है, इस पर भी जो है अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और साथ ही एक संविधान संशोधन जो हमारा 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 24वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से थोड़ा और बाध्यकारी किया गया इसको, कि जो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हमारा 1971 है, तो इसके माध्यम से राष्ट्रपति जी को जो है अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं। जो संविधान संशोधन विधेयक यदि उनके पास पहुंच गया तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इस जो हमारा ये वाला जो है अधिनियम है संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से और प्रबल किया गया कि राष्ट्रपति जी संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकते या उस पर अपनी वीटो पावर यूज नहीं कर सकते। आगे दोस्तों हम देखेंगे राष्ट्रपति जी के अध्यादेश के बारे में। अध्यादेश किसे कहते हैं, तो अध्यादेश देखिएगा, अध्यादेश दोस्तों राष्ट्रपति जी की एक विधायी शक्ति है, विधिक शक्ति है उनकी। और अध्यादेश एक अल्पकालीन कानून होता है, अल्पकालीन अर्थात अस्थायी कानून। तो एक अस्थायी कानून है और यह कब लाया जाता है, तो जब जो है संसद के दोनों जो सदन है उनके सत्र न चल रहे हो। तो जब संसद के दोनों सदन न चल रहे हो, जब दोनों सदन नहीं चल रहे होंगे, उस स्थिति में जो है हमारा अध्यादेश लाया जाएगा। और किसकी सलाह पर, तो मंत्रिमंडल की सलाह पर ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 123, ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया कि नहीं लाया जाता है, कि जैसे लोकसभा यदि भंग है तो लोकसभा के भंग होने पर भी अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है। और साथ ही साथ जब जो है हमारे संसदीय सत्र चल रहे हैं, संसद के सत्र चल रहे हैं, उस स्थिति में भी जो है अध्यादेश नहीं लाया जाता है। इसकी वैधता की यदि बात करें कि कितने दिनों तक, कितने सप्ताह तक यह प्रभावी रहता है, तो 6 सप्ताह न्यूनतम और अधिकतम 6 महीने तक जो है यह प्रभावी रहता है। बाद में जो है इस अध्यादेश को, इस अस्थायी कानून को स्थायी बनाना है नहीं बनाना है, इट इज डिपेंड ऑन पार्लियामेंट।
स्थायी कानून बनाना यह संसद पर निर्भर करता है। यदि संसद को लगेगा कि यह स्थायी रूप से लागू होना चाहे तो संसद स्थायी कानून बना सकती है। जैसे हमारा ये 3 तलाक जो है अध्यादेश 2018 वाला था, बाद में यह हमारा कानून बना। तो इस प्रकार से काफी इंपॉर्टेंट मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 करके आगे यह कानून बनता है। आगे दोस्तों हम देखेंगे जैसे क्षमादान, अभी हमने पढ़ा कि आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है और गृह मंत्रालय की जो है सलाह पर वह जो है क्षमादान कर सकते। नेक्स्ट है राष्ट्रपति से जुड़े हुए प्रमुख अनुच्छेद। तो कुछ प्रमुख अनुच्छेद कई बार पूछे जाते हैं, जैसे आर्टिकल 52 हमने देखा कि राष्ट्रपति पद का प्रावधान, और आगे हम देखेंगे आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53। तो अनुच्छेद 53 में संघ की जो है अर्थात केंद्र की जितनी भी कार्यपालिकीय शक्ति है, तो संघ की समस्त जो है कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में जो है निहित होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि संघ की समस्त कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 53। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 54। तो जो 54 है वह कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, जो कि हमने देखा आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और कौन कौन लोग उसमें होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कि किस प्रकार से जो है राष्ट्रपति जी का निर्वाचन होगा अर्थात चुनाव होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि से संबंधित है। नेक्स्ट है आर्टिकल 56, कार्यकाल और पद अवधि। राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्ष का मुख्य रूप से, यह पद अवधि। साथ ही आर्टिकल जो हमारा 57 है तो इसमें पुनर्निर्वाचन की पात्रता दी गई है। आर्टिकल जो 58 है इसमें राष्ट्रपति के पद की योग्यता दी गई है कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। आर्टिकल 59 में पद की शर्तें कि जैसे किसी लाभ के पद पर न होना, ये चीजें। और आर्टिकल 60 में शपथ का प्रारूप, ये इंपॉर्टेंट है इधर वाले। आर्टिकल 61 जो है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है कि जो महाभियोग है वह किस प्रकार से राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है, जैसे संविधान का उल्लंघन करने पर, कदाचार जैसी स्थिति। और आर्टिकल 72 में क्षमादान से संबंधित है। इसी प्रकार आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति को शक्ति देता। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है यह। और राष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है। जैसे राष्ट्रपति का पद यदि जो है अनुपस्थित हो राष्ट्रपति जी जो है, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति जी कार्य करते हैं। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी जो है रिक्त है तो फिर जो है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश करते। तो आज के लिए इतना ही।